मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल का। आप हमारी वीडियोस के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो लोग की वीडियो कि पीएम मोदी के उर्दू ट्वीट से पाकिस्तानी परेशान। क्यों परेशान है अभी? खैर देखते हैं क्यों परेशान है, पर फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है इंडिया वेब न्यूज़ का, और इसमें साजिद तारड़ साहब और चीमा जी जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, और बात हो रही है कि पाकिस्तान को पीएम मोदी ने उर्दू में समझाया पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। अच्छा जी, तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने जब 370 पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो पीएम मोदी ने उर्दू में ट्वीट किया। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई उर्दू में क्यों ट्वीट किया है। बाद में दिमाग की बत्ती हम सबकी खुली और लगे ओह ये तो पाकिस्तान को संबोधन दिया गया है पीएम मोदी की तरफ से, क्योंकि अमूमन मैंने तो आज तक नहीं देखा कि उर्दू में पीएम मोदी ने ट्वीट किया। तो बेसिकली जो इंग्लिश में और हिंदी में उन्होंने कहा था कि जो उनका बयान था 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, तो उन्होंने उर्दू में किया कि भाई पाकिस्तान की आवाम समझे कि भारत में हो क्या रहा है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर हर जगह जो है वो खलबली मच गई। तो देखते हैं भाई कि चीमा साहब को कितनी खलबली मची और उस पर तारड़ साहब जो हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं। लेट्स सी। कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। समझते हैं कि भारत का कद काठ इतना बढ़ गया है और वहां पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो खत्म हुआ, उनका अपना झंडा था वो खत्म हुआ, और क्रिमिनल कोड था उनका अपना वो भी खत्म हो गया उसके बाद। और एक और सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि वहां पे कोई दूसरा बंदा जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वो भी इसके साथ खत्म हो गया। और कल जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इनका वही स्टेटस है जो दूसरी स्टेटों का है। ये जो 370 था इट वाज अ टेम्परेरी सिचुएशन और दैट हैज बीन टर्मिनेटेड नाउ और दे आर फाइन। मोदी साहब ने इस पे स्टेटमेंट दी उन्होंने कि उम्मीद की एक नई किरण आई है, अच्छा मुस्तकबिल है, यूनाइटेड भारत जो है यूनाइटेड इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हमारी कोशिश जारी रहेगी। बीजेपी को यहां तक पहुंचने के लिए कितने साल लगे हैं, हम भी उतने साल अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे। ये 3 इसके रिएक्शन थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो 2-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये डिसीजन तो कल आया है, हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह साहब ने जो अपने हाउस के अंदर एक बड़ी गर्मा गर्म स्पीच दी थी जिसमें 24 सीटें भी उन्होंने कहा था कि हम जी वो करेंगे। देखिए, मैं इन सब के बारे में एक बात बीच में इसलिए रोका मैंने कि क्लियर कर दूं कि चर्चा हो गई कि सरकार की तरफ से क्या बयान आया, चर्चा हो गई कि जी महबूबा मुफ्ती की तरफ से क्या बयान आया, चर्चा हो गई कि जी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से क्या बयान आया। अजी जिसके बारे में बात हो रही है उनका क्या बयान है, कश्मीरियों का क्या बयान है। मतलब और मायने कश्मीरियों के बयान के हैं, ये फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और ये मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी जो है, इन लोगों का मतलब नहीं है। फैसला कश्मीर की जनता ने करना है और कश्मीर की आवाम ने फैसला किया है कि 370 बहुत जबरदस्त काम है, उसको हटाकर बहुत अच्छा काम किया गया है। और याद से नहीं, ये तब भी बात बोली गई थी जब 370 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, तब भी कश्मीर के लोगों ने कहा था कि जी बहुत अच्छा कदम है। और आज भी 4 साल बीतने के बाद भी कह रहे हैं कि जी इसको हटाने का फायदा हुआ है और हमें हमारा हक मिला है। डेवलपमेंट सामने दिख रही है जो इन लोगों ने रोक के रखी थी। सुनिए। मेरा नाम हिलाल अहमद है। हमने देखा है 2019 के बाद में जो डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके मुकाबले जो मतलब अभी कितने साल हो गए, 3-4 साल ही हो गए, 70 साल और 4 साल आप कंपेयर कीजिए, 4 साल ही आगे जाएंगे। ये बीजेपी मोदी जी ने अच्छा काम किया पहले। इसमें सारे लोग खुश हैं क्योंकि 370 से ये गुंडागर्दी
और फैमिली राज जो चल रहा था यहाँ ये ख़त्म हो गया। मैं गुलमर्ग की बात करूंगा। जितना टूरिस्ट आज की डेट में यहाँ पे आता है, जितना बिजनेस आज की डेट में यहाँ का दुकानदार, यहाँ का फ्रूट वाला कर रहा है, यहाँ का ड्राई फ्रूट वाला कर रहा है, यहाँ का घोड़ा वाला कर रहा है, उतना आज तक हमें देखने को नहीं मिला है। मैं भी पीडीपी के साथ हूँ, चयन किया है बीजेपी के साथ। मैंने पीडीपी को बाय बाय कह दिया, बिकॉज उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो भी नौकरियां आती थी वहाँ से वो ये ऐसे करते थे, अपने रिश्तेदारों को लगाते थे। वो जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनको वो नहीं मिलता था, क्योंकि वो गरीब थे, वो पैसे नहीं दे सकते थे। वो लोग पैसे नहीं दे सकते थे, वो ये अपने बंधु को लगाते थे और उन लोग वो वहाँ ही रह जाते थे, बाकी लोग गरीब लोग। ये बातें मैंने इसलिए सुनवाई क्योंकि जिनकी बात करनी चाहिए, जिनके बयानात दिखाने चाहिए, वो नहीं दिखाया जा रहा। जो लोग कुंडली मार के बैठे हुए थे सांपों की तरह, अब्दुल्ला और मुफ्ती, इनकी बातें सुनवाई जा रही। अरे भाई, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो कश्मीर की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। और कश्मीरी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वी आर वेलकमिंग 370 एंड वी आर हैप्पी विद दिस। हम खुश हैं। तो बात तो इनकी मानी जाएगी ना। खैर चलिए, अब आगे क्या होता है। हाँ, ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये भी है कि अगले साल के 30 सितंबर तक लोकल इलेक्शन भी कराने होंगे। अब उसमें मैं ये समझता हूं दिस इज अ सेकंड चीज थी। अमित शाह साहब का पहला था और ये सुप्रीम कोर्ट दूसरा। यहां ये भी बताना चाहूंगा कि वहां इलेक्शन का साल है, ये भी बताना चाहूंगा। अब ये इसको असेस करना, अब मैं समझता हूं देखने सुनने वालों को चाहिए कि क्या उनको जरूरत थी इस चीज की कि इसको इलेक्शन कैंपेन टाइप इस पे किया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में दे हैव मेनी अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट इट। मोदी साहब की अकम्पलिशमेंट देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, वो तो ऑलवेज रिमेन इनटू द इलेक्शन कैंपेन। अब उसमें हम दूसरे जब बॉर्डर के इस साइड पे आते हैं, अब ऑप्शंस की बात करते हैं। जब ऑप्शन इस वक्त गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, आपके पास उसके लिए कोई ऑप्शन है? अगर जो इसका ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके 57 फॉरेन मिनिस्टर रियाज में इकट्ठे हुए, कुछ अकम्प्लिश कर सके? वहां से उठकर वो पिकनिक पे बीजिंग चले गए, वहां पे कुछ उन्होंने कुछ हासिल किया। उसके बाद न्यू दिल्ली चले गए, कुछ हासिल किया। COP 28 दुबई में हो रही है, जहां से तकरीबन 200 मील के फासले पे डेली बेस पे 1000 से 1500 फलस्तीनी मारा जा रहा है। तो आपके पास कौन से ऑप्शन होने? पिछली दफा मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा 2019 में जब ये स्टेप उठाया गया था, OIC उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था आपसे। 7 आपके जो 7 बल्कि इंक्लूडिंग आपके फाइनेंसियर्स, UAE इंक्लूडिंग, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को दे चुके हैं। MBS साहब जब इस दफा भारत गए हैं, आप तरले करते रहे कि 1 घंटे के लिए रुक जाए, वो रुके हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा, आपकी तरफ। आपकी 1947 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की ट्रेजेडीज में आप कश्मीर की बात करते हैं, आपको इतराज होना चाहिए। ठीक होना चाहिए, ठीक है। आपने 4 जंगें लड़ी उसकी वजह से। बलोचिस्तान आपके साथ है। दूसरा, अफगानिस्तान किन किन इलाकों पे क्लेम कर रहा है? चीमा जी सर हिला रहे हैं। हाँ हाँ है, बोल नहीं पाए। हाँ, हर सर हिला दिया। हाँ हाँ है। चीमा जी को भी पता है कि बलूचिस्तान आपके साथ नहीं है। बलूचिस्तान की जंग तो कश्मीर से पहले की चल रही है, और कश्मीर पर तो कब्जा करने की नीयत से आपने हमला किया था, हमने तो डिफेंड किया। बलूचिस्तान पर तो आप लोगों ने हमला किया, आपकी फौज गई, जिन्ना साहब के कहने के बाद फौज गई, हमला किया, जबरन साइन कराए कि बलूचिस्तान, खान कलात और बाकी लोगों से धोखा दिया बलूचिस्तान के लोगों को। मोहम्मद अली जिन्ना ने धोखेबाजी की, धोखेबाजी भी नहीं कहूंगा, गद्दारी की, पीठ में छुरा भोंका। मैं नहीं कहता सर, ये आप ही के देश के बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, परवेज हुदबॉय, वो कहते हैं। सुनिए। जो ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलोच ने ये कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान खलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने
सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप कश्मीर की बात करेंगे, बलूचिस्तान का नाम भी बराबर में आएगा लिखा हुआ। और आपको लगता है कि आप जम्मू कश्मीर में खून बहाएंगे और उधर खून नहीं बहेगा? खून बह रहा है ना। कर्मा इज कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। आप इधर जो कर्म कांड कर रहे हैं, आपकी तरफ से हो रहा है, उसका चक्र घूमकर वापस आपकी तरफ आ रहा है। कितने मारे गए अभी जो लेटेस्ट अटैक किया टीजेपी ने, समझ रहे हैं ना। याद रखिए, और आपकी स्टेब्लिशमेंट को भी याद रखना चाहिए, एक बूंद खून इधर बहेगा, उधर 1000 बूंद बहेगा। तो अगर आप एक बूंद खून बहाना इधर बंद करेंगे तो आपका 1000 खून बहना बंद हो जाएगा बूंद। फैसला आपको करना है कि शांति चाहिए, तबाही चाहिए। यू हैव टू चूज। आपका उनके उसके बारे में क्या चॉइस है आपके पास? बलोचिस्तान की हर मादरियत, हर चीज आपने चाइना को बेच दी, आप खा पी गए, उसको डकार मार गए, पिज्जे बन गए, आधे पिज्जे तो हौसला बंद भी हो चुके हैं उन चीजों के। लेकिन आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं क्या? चीमा साहब, आप पूछ रहे हैं आपके पास ऑप्शन क्या? क्या ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आप नहीं ढूंढ रहे, आपको पता ही नहीं। आपको पता सिर्फ दो चीजों का पता है, आपके हर पाकिस्तान को चलाने वाली ताकतों को दो चीजों का पता है, डॉलर का रेट क्या है और पाउंड का रेट क्या है। इसके अलावा कुछ पता नहीं। कोई तीसरी चीज उनके रेडार पर ही नहीं है इस वक्त, रेडार पर ही नहीं। ये जो आप बात करते हैं ऑप्शन होते आते हैं चीमा साहब, जब नेशनलिज्म हो। ऑप्शन तब आते हैं जब जो रूलर हो, डिसीजन मेकर पाकिस्तानी हो। बहसीते पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान में कितने पाकिस्तानी? मुझे तो नजर कोई नहीं आता। 25 करोड़ लोग हैं, रात को सोते हैं, लंदन के ख्वाब देख रहे हैं, टोरंटो के ख्वाब देख रहे हैं। आपकी कश्मीर से ज्यादा आपको दुबई की प्रॉपर्टी की परेशानी ज्यादा है। तो मैं आपको क्या बताऊं कि आपके ऑप्शन क्या है, और सारी दुनिया को पता चल चुका है। बल्कि मेरा उस वक्त हंसी निकली जब आपने कहा कि मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहां इंग्लिश किसी को नहीं आती, मजबूरन। डॉक्टर साहब ऐसी भी बात नहीं है, सारे आप खुद ही तो कहते हैं। क्यों उर्दू में ट्वीट की उन्होंने? मतलब क्यों की? आप मुझे ये बताएं, आपके जितने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट आपके जो सारे लीडर हैं, वो क्यों कंपेल्ड हैं टू ट्वीट इन उर्दू लैंग्वेज व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद द जनरल मैसेज? क्या वजह है? क्यों वो करते हैं? हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। उसी जानते भी जाना है तो कौमी ज़बान थी, जाओ ना फिर जान होता है। तो इसीलिए तो आप उर्दू में डॉक्टर साहब बात करते। नहीं, मेरे लिए बड़ा इंसल्टिव था कि जी मोदी साहब को ट्वीट भी उर्दू में करके मैसेज भेजना पड़ गया। अजय सोचो, हो सकता अगला लफ्ज होता पंजाबी च कर देंगे, हाँ चुक दिता जाए 370 है। लेकिन चीमा साहब ये देखें आपके इस वक्त, अच्छा वैसे इसमें बुराई नहीं है भाई। उर्दू जो लैंग्वेज है वो भारत की लैंग्वेज है, यही यूपी से पैदा हुई है ना भाई। मेरठ और ये पूरा जो इलाका है, इधर से शायद पैदा हुई है उर्दू, क्योंकि व्याकरण जो है वो हिंदी और उर्दू का एक ही व्याकरण है, एक ही जैसे। हाँ, शब्द जो है, लिपि जो है वो उधर से बनाई गई है, और जो शब्द हैं, बहुत सारे शब्द फारसी के शब्द हैं। तो भाषा तो भारत की है, तो उस पर तो हमारा भी हक है भाई। जहां पैदा हुई है भाषा, वहां पर तो हक हमारा है ना पहले। ओरिजिन जहां पे है, और ओरिजिन भारत है, यूपी है, तो पहली बात तो भाई उनका हक है भाई, और वो इस देश के पीएम हैं। यहां पर उर्दू भाषी भी करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, तो हो सकता है उनके लिए किया हो उन्होंने। हाँ, लेकिन ये भी है कि भाई पाकिस्तानियों के लिए तो जानबूझकर किया उन्होंने कि भाई उर्दू पढ़ो। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में भी उर्दू पढ़ने वाले, समझने वाले कितने हैं। जो ये पंजाब वाला बेल्ट है, बस यही है ना। बलूचिस्तान में नहीं समझते, सिंध में नहीं समझते, केपीके में नहीं समझते। गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए। पंजाब में ही थोड़ा बहुत जो उर्दू स्पीकिंग है, जो इधर वाले गए थे उधर, जो भारत से उठ के गए थे वहां पे नए पाकिस्तान में, मतलब अपने नए देश में, वही बस उतना ही जानते हैं उर्दू।
इस वक्त अगर अच्छा आपके अमित शाह साहब का आपने कोई किसी ने उसको किसी के माथे पे बाली, आप तो कब आप ये समझते हैं इस वक्त आपके चलाने में आखिरी पॉइंट मतलब आपके मुल्क को चलाने वाले ये समझते हैं कि हम ये खबर अगर मीडिया में ना चलने दें तो सब अच्छा है। अमित शाह की खबर को कवर नहीं किया गया था ना, वो समझते क्या कहने इतने 5 करोड़ सुते पे ना कटिया की लोड़े ना कुछ गाड़ दे। अब ये भी खबर बंद है, कोई नहीं है इसका भी खबर बंद देखे ना, खबर बंद कर देने से आप समझते हैं कि शायद जिस तरह वो कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, आप इस तरह सोए पड़े हैं। सोए खैर पड़े तो नहीं है, खैर तुसी दुबई डालਰਾਂ तो ਪਾਉਂਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੁੜਾਇਆ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਕੜੀ ਖਗਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਡਾਲਰਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਪੈਂਦੇ। तो चीमा साहब लेकिन अफसोस है कि आप ऑप्शन ढूंढ भी नहीं रहे और दुनिया को भी पता है कि आप ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे। और आपको मेरा मकसद है कि आपका फोकस भी सारा फॉरेन प्रॉपर्टीज में है, आप कश्मीर से ज्यादा दुबई में इंटरेस्टेड है, आप ज्यादा, दुनिया को भी पता है। आपका क्या ख्याल, उनको नहीं पता कि आप क्या हैं, आपकी असलियत क्या है, आपने 4 जंगें लड़ी हैं, किस तरह लड़ी हैं, जंगी कैदियों के हालात क्या थे, मेरा वो सारा उनको पता है। कौन सा मैं बल्कि कल परसों यहाँ बैठा था, किसी जगह बात हो रही थी कि मानक शाह साहब थे जो उस वक्त जनरल थे, वो याह्या साहब उस वक्त प्री पार्टीशन इकट्ठे थे, तो याह्या खान साहब ने जनरल मानक शाह से मोटरसाइकिल खरीद लिया था 1000 रुपए का, तो 1000 रुपया नहीं दिया था। तो वो जब कहते ईस्ट पाकिस्तान के आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें मजाक उन्होंने लिखा था कि आपने वो मोटरसाइकिल के पैसे नहीं दिए तो मैंने बराबर कर लिए पैसे। तो लेकिन चीमा साहब दर हकीकत कौमी ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अब सोचिए कि याह्या खान को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि उन्होंने सैम मानेकशॉ को 1000 रुपए उनकी गाड़ी के नहीं दिए थे। कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, शर्मिंदगी अलग से हुई, 93,000 का सरेंडर अलग से हुआ, 93,000 की पैंट रिमूवल सेरेमनी अलग से हुई। 1000 रुपए के चक्कर में पूरे पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, आधा पाकिस्तान चला गया, 93,000 कैदी हो गए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हो गया। याह्या खान कितने बड़े बेवकूफ थे भाई, 1000 रुपए दे देते तो ये नहीं होता यार। अरे तो मजाक की बात थी। कौमियत के बगैर नहीं चल सकती। यू आर लूजिंग द टाइटल ऑफ बीइंग कॉल्ड अ नेशन सून। मेरा मकसद है, उसकी वजह यह है कि आप हर चीज के ऊपर ग्रिप लूज करते जा रहे हैं जो एक फेडरेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इज स्लिपिंग आउट ऑफ हैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है। तार साहब, आपने अमित शाह साहब का जिक्र किया। तार साहब, अमित शाह का जब दिल करता है वो इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर ललकारता है हम आजाद कश्मीर ले लेंगे, कोई माइदा लाल यहाँ से बोलता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता। आप कहते हैं वो क्योंकि खबरें बंद कर देते हैं। ये सियासतदान जो हैं, जो डिफरेंट सियासी जमातों की, ये भी शोबदाबाज हैं तार साहब, कि बस जिदों हुकूमत च आना है तो बल्ले बल्ले नारे मारने ने, ओए इंडिया इंज कर देंगे, ओए फलाने इंज कर देंगे, एंड व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन तो चुप करके मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, सानू की लोड़ है, फौज जाने ते बाकी जाने, साडा इहदे नाल की लेन देन है। तो ये तार साहब, ये वो जो आप कहते हैं नेशनलिज्म का मसला है, तो ये फिर सियासतदान भी जो है वो हमें हमारे साथ खेलते ही हैं। अमित शाह रोज पार्लियामेंट में खड़ा होकर नारे मारते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इससे डिफर ये करूंगा, मैं लोगों को सियासतदान नहीं कह सकता, इनको सियासतदान की अल्फो बे का नहीं पता। उसकी वजह है इनका लफ्ज मैंने इनका रख दिया परमानेंट इलेक्टेबल्स। ये तो मुख्तलिफ पार्टियां जो अपने ग्रुप, जो करप्शन के ग्रुप बनते हैं ना, इनके आजकल भी ग्रुप बन रहे हैं करप्शन के। कैबिनेट बन रही है, उसमें बाप पार्टी भी आ रही है, एमक्यूएम भी आएगी, जहांगीर तरीन सीटें सारी हो रही हैं, सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये ग्रुप करप्शन का अलायंस बन रहा है। और इनको जब सियासतदान तो होंगे, अगर सियासी पार्टियां होंगी, तो अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट हैं, तीनों जो इस वक्त आप पार्टियां कहते हैं, ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट हैं। ये चीमा साहब, अयूब खान साहब, जो मैं आपको बताया था कि भुट्टो अयूब खान साहब को कहते थे मेरा डैडी, और दूसरे ने वो ज़ियाउल हक साहब ने वो उनके पास जॉब लेने के लिए कोई यार चीफ मिनिस्टर बना दे। तीजा बच्चा है जड़ा इन अगले चुक के उत्थे धरने दे पाया। तो ये तो तीनों एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट है, इनको कौन कहेंगे सियासतदान। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसको असेंबली में बैठ के अपोजिशन की सीटों पे नहीं बैठना चाहिए था। ये आपका सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो है इस वक्त मुर्शद जड़ा बैठा है वो जाके वहां पे, और साथ करने वाले, मैं हैरान हूं। मैं
हैरान होता था जो उनके उसके सारे आलाकार बनने थे उसको, वो सारे वहीं फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, बजा ले उनके ऊपर को लफ्ज को बोल जाए। पता नहीं क्या है वो, ऐसे इतने पाक साफ लोग हैं कि उनके बारे में लफ्ज बोलन राती चुक के ला देंगे। चीमा साहब इस तरह अफसोस के साथ मैं कहूंगा, आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप उस लेंस से आपको कुछ नजर नहीं आता, आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं आगे पीछे। वॉशिंगटन डीसी में बैठ के पूरी दुनिया नजर आ रही होती है कि क्या हो रहा है। आज मैं इजिप्ट के इलेक्शन के बारे में आज से 10 मिनट पहले भी आर्टिकल पढ़ रहा था कि सीसी को भी इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है यार, जीतना तो उसने ही है। और मैं अगले दिन अफ्रीका में वो मेडिस्कर में वहां पे इलेक्शन हुआ है, तो उसके सदर ने कहा मुझे 59% वोट मिले हैं, हालांकि ओरिजिनल वोट ही 46% पड़े हैं। तो ये क्या, ये मेरा मत पूरी दुनिया ड्रामा हो रहा है, और उसमें आप उस ड्रामे का हिस्सा सिर्फ इतना ही है कि आप करप्ट तरीन कौम एक बन चुके हैं, उससे ज्यादा आगे आप जा ही नहीं सकते। पता नहीं क्या वजह है कि उससे आगे आप जा ही नहीं पा रहे। यू आर स्टक नाउ एट द पॉइंट। भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने दोनों की बातचीत सुन ली, देख लिया कि किस तरह के बयानात आए हैं, क्या आए हैं। तो साजिद तारड़ साहब की बातों से एक चीज मुझे अंदेशा हुआ कि भाई इनको कहना कि छोड़ो कश्मीर यार, पहले अपना देखो यार, बलूचिस्तान तुमसे संभल नहीं रहा, सिंध तुमसे संभल नहीं रहा, लगातार जो हैं वो अटैक्स हो रहे हैं। बताइए अभी आर्मी के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर इतने पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए, और वो जो वीडियो रिलीज किए हैं टीजेपी ने, मैं तो वो दिखा नहीं सकता, यूट्यूब का वायलेशन हो जाएगा। वो वीडियो है सोशल मीडिया पर। मतलब मुझे तो शक हो रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है, किस लेवल की हो रही है। मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे बस सामने बतखों की तरह बैठे हैं और उधर से उनको उड़ाए जा रहे हैं लोग। न उधर से फायरिंग हुई, न कुछ हुआ। बाद में इन लोगों को होश आया, तब तक तो 25-30 हलाक हो चुके हैं। अब बाद में ढोल पीटते रहिए, लाठी पीटते रहिए, हमने इतने आतंकवादी मार दिए, हमने उतने मार दिए। अरे भैया वो भी आपको भी तो मार के गए। एक सेना का जवान तैयार करने में कई साल लगते हैं और अरबों रुपए लगते हैं, तब जाकर एक सेना का जवान तैयार होता है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी सेना के जवानों को ढंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, क्योंकि वीडियोस मैंने देखे हैं उसमें बस वो जान बचाकर किसी तरफ छुपने की कोशिश करने की, इधर छुप जाऊं इधर छुप जाऊं, नहीं हो पाए। लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये जवान हैं, ये ट्रेंड सैनिक हैं जिन्हें लड़ने के लिए ट्रेंड किया गया है। तो भाई मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तानी सेना को अपने ट्रेनिंग टैक्टिक्स और बाकी चीजों पर पता नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन के सिलेबस की तरह ही वही 1947 वाली ही ट्रेनिंग अभी तक चल रही है। और उसके बाद कहेंगे कि नंबर 1 फौज है हमारी। नंबर 1 फौज धराशायी हो गई और नंबर 1 एजेंसी वो इस घटना को रोक नहीं पाई। उसको कानो कान खबर भी नहीं मिली कि इतना बड़ा अटैक होने वाला है। मैं फिर कहता हूं, देखिए आप अपनी सेना को शाबाशी दीजिए, आप अपनी एजेंसी को नंबर 1 बताइए, लेकिन वैसे कर्म भी तो होने चाहिए। आपकी आईएसआई क्या कर रही है ये पूरी दुनिया आप देख रही है। एक अटैक नहीं रोक पाती है वो घर के भीतर, बाहर तो छोड़ दीजिए यार, एक अटैक घर के भीतर नहीं रोक पाती। उसको पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। या तो आईएसआई खुद करवा रही है ये सब कि पॉलिटिकल अनरेस्ट बना रहे, लोगों के दिलों में डर बना रहे और सेना का हमेशा कब्जा रहे। ये भी हो सकता है कि आईएसआई खुद करवा रही है, वरना बताइए दुनिया के नंबर 1 एजेंसी को उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं। अटैक पर अटैक हुए जा रहे हैं बॉस, और कुछ भी पता नहीं। कैसे हो सकता है? बाकी रही पीएम मोदी ने जो उर्दू में ट्वीट किया है, बिल्कुल उनका टारगेट वही था कि पाकिस्तान के लोगों तक बात पहुंचे, और जो लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं या हिंदी नहीं समझ पाते हैं, जो उर्दू भाषी हैं, जो उर्दू में ही पढ़ते लिखते हैं, उन तक ये बात पहुंचे। बात पहुंचानी है, और उर्दू तो हमारी भाषा है, तो हमारा मन करेंगे नहीं भाई। हमारे यहाँ बोर्ड में उर्दू पर भी तो लिखा होता है, पंजाबी पर भी तो लिखा होता है, हर लैंग्वेज में, मतलब जिस इलाके में जाएंगे आप उस इलाके के लैंग्वेज में तो लिखा ही होगा। और लैंग्वेज हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ पैदा हुई, हमारे यहाँ बनी, सब कुछ हमारे यहाँ हुआ, तो हमारा ही हुआ ना भाई। बाकी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको उर्दू में पीएम मोदी का ट्वीट करना अच्छा लगा कि नहीं लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। अच्छा, पीएम मोदी, जिस तरह लोग साहब ने भी कहा कि पीएम मोदी के पहले तो कभी भी
उर्दू में ट्वीट नहीं करते थे, उन्होंने आई थिंक अपनी पहली मरतबा आई थिंक किया है, हिस्ट्री बता रहे थे ना, और उन्होंने डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ मुखातब किया है पाकिस्तानी को। असल में ट्वीट उन्होंने ज़रूर किया है, ट्वीट करने का, वो भी उर्दू में। भाई उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान अवाम को और पाकिस्तान के लीडरान को मुखातब करना है, ये तो वाकई बात सच है। अच्छा, उन्होंने फिर अपने आइन की बात की उसमें, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने अपने पार्लियामेंट के फैसले और उस पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार एतमाद जो है, उस पर एतमाद करना, उस पर कॉन्फिडेंस दिखाना, ये ज़ाहिर करता है कि भाई इंडिया के जो तमाम इदारे वो अपनी अपनी डोमेन में सही चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं, इस बात की ये सबूत ठीक है ना। बिल्कुल कि इंडिया देखें कितनी तरक्की कर रहा है, इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि उनके इदारे अपने अपने जो है ना वो काम कर जो उनको मिला, हमारी तरह नहीं है काम। हमारी तरह ये नहीं है कि देखें अभी रिसेंटली आज की न्यूज़ है कि पाकिस्तान में जो आम शहरी हैं, वैसे आइन तो ये कहता है पाकिस्तान का, मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया में सॉरी पाकिस्तान और इंडिया में डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज की जो न्यूज़ ताज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर जो आम शहरी हैं जो 9 मई के वाक़या में मुलव्वस थे, उनके जो ट्रायल होंगे वो फौजी अदालतों में होंगे। और ये भाई मैं भी हैरान हूँ सुन के ये न्यूज़ आज की थोड़ी देर पहले ही आई है, तो वो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि फौजी अदालतें इस पे एक्शन ले सकती हैं। पहले ये हालत है हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की। पहले कालादम करार दिया था फौजी अदालतों को, फिर जनाब पीछे से पड़ा उनको, उनके पीछे से गांड पर पड़ा जूता चम वाला, वो जो चमड़े का होता बना हुआ लंबे वाला, चंद कितना गुजारी रात में वो वाला। और उसके बाद ये जो काजी फायजी साहब बंदे के पुत्र बने, अब बंदे के पुत्र बने का बंदे का पुत्र बन के बैठ अगर फैसले करने हैं तो उन्होंने फिर फैसला अपनी मर्जी का बनवा लिया कि अब फौजी अदालतों में ट्रायल हो गए। इमरान खान भी नहीं आने वाला, और जो कारकुनान हज़ारों तादाद में जेल में बंद हैं वो भी नहीं आने वाले। खदीजा शाह महमूद कुरैशी जितने भी है, जितने भी हैं सारे रगड़े गए। अब लाग पता जाएगा ख़त्म, अब पीटीआई का नामो निशान ये ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, उन्होंने नियत कर ली है और एक किस्म की पीटीआई ख़त्म हो गई। ये डिफरेंस है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट देखें, तभी तो भाई पाकिस्तान इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट देखें, बनाए जाए वो पार्लियामेंट और अपने लोगों को सामने रखकर और कानून को सामने रखकर वो अपने फैसले कर रहे हैं, जिसमें पार्लियामेंट का भी जो उनका इज्जत पामाल न हो, लोगों के भी कोई भी गम गुस्सा पैदा न हो और हमारे कानून के तकाजे भी पूरे हो जाए। और इस पर पाकिस्तान चिल्ला रहा है, चिल्लाना ही है, चिल्लाते रहो, बकवास करते रहो। वो कमीना तो गया हुआ है, अमेरिका में गया हुआ है। फिर ये अच्छा, तारड़ साहब बात कर रहे थे, साजिद तारड़ साहब और कमर चीमा बात, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तारड़ साहब की काफ़ी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, इनका जो दो टोक मौक़िफ़ है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लोगों को कोई तरक्की, कोई मंजिल, कोई कोशिश, कोई चीज़ याद नहीं, स्पेशली हमारे इदारे, स्पेशली हमारे हैंडलर्स को अगर उनको कोई चीज़ याद है तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर का रेट याद है, डॉलर का रेट याद है, पॉपुलैरिटी याद है लोग कि पॉपुलैरिटी कैसे लेनी है और कौन पॉपुलर है उसको कैसे टच करना और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है। पापा जॉन्स देख लो यार, मुझे ना आतंकवादी बना दो, मुझे हमने आपको पकड़ा हुआ है, मुझे बम दे दो, मुझे अस्तगफिरुल्लाह, मैं छोड़ो यार, तुम तो लिमिट से दूर हो। रहमतुल्लाह, खुदा का वास्ता लिमिट क्रॉस ना कर यार। क्या लिमिट क्रॉस करनी है? अपने रोना भी नहीं। मैं क्या तनकीद नहीं कर रहा, मैं भी तो तनकीद कर रहा हूँ। पता नहीं क्या तनकीद, मुझे गुस्सा ही है बर्दाश्त जब उसका नाम रोने देते यार। हमारे मुल्क की बातें सुन के रोना यार वही है ना कि वो किस तरह हमारे मुल्क के साथ यार देखिए, आप अकेले नहीं रो रहे, पूरा पाकिस्तान रो रहा है, लेकिन बुक्कल में ऐसे मुंह छुपा के रो रहा है, उनका रोना भी बाहर नहीं आ रहा। आप अपना रोना भी अपने पास रखें ताकि आपका रोना भी वहां तक ना पहुंचे, अगर पहुंच गया तो ये रोना भी आपको महंगा पड़ जाएगा। एक और बात याद आ गई, अच्छी बात है, रोने पर मेरी बात याद आ गई कि उनको टच ना करें। आज की ये न्यूज़ है, मतलब तुम शायद आज की न्यूज़ नहीं पढ़ कर आए, मैं पढ़ता हूँ आज की न्यूज़ है। सबर तो ले कर ले, अब हौसला तो रख, ब्रेकों पर तो पैर रख ले। उनने कहा गया है कि जो बंदा आर्मी चीफ के बारे में बात करेगा उसके खिलाफ कानूनी और फौजी ट्रायल होंगे वगैरह, उसके खिलाफ फौजी एक्शन होगा।
कौन सा कानून है, एक मिनट, कौन सा कानून है जो कहता है कि हक की खातिर इस तरह बोलो, का हक की खातिर बोलो और आपको सजा मिलेगी? कौन सा कानून है? किस पाकिस्तान का वे कानून है भाई? यहाँ पे कानून है कौन? आप कौन से कानून की बात कर रहे हैं? आप कौन कमीना पे कह रहे हैं? कहाँ रहते जिसको हैं? मर्जी है वो जो मर्जी कह रहे हैं। बोलते रहो, उसकी सेहत पे कौन सा असर हुआ? यार ये हमारे नीचे वाले जो बेचारे जो फौजी है ना, इनको चाहिए कि इसको उड़ा कर रख दें। ये पूरा DHA इसको खत्म कर देना चाहिए। हाँ, ये सारे फैसले तुम्हारी वजह से हुए ना यार। इरादा कर लिया है, इंशाल्लाह एक दिन पूरा भी होगा। क्या अल्लाह अकबर कह के इसको उड़ा देना है, जो फिर हुआ देखा तब तक तो उसने रन नहीं आर्मी चीफ, उसने फ्रांस चले जाना था। कि आप नहीं भाई हम नफरत नहीं फैलाना चाहते, मतलब बस यार हम चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। नहीं किसी भी आर्मी पे प्यार करते हैं, आई लव माय आर्मी, लेकिन हम चंद कुत्तों को सिर्फ कह रहे हैं, दूसरों को सारों को नहीं कहते। मैं अपनी आर्मी से प्यार करता हूँ, सिर्फ एक यार उनकी यही है कि हमारी जो पॉलिटिक्स को छोड़ दे, अपना काम। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मैं सिर्फ इस वजह से कहता हूँ अपनी आर्मी। भाई ठंड बहुत है, सर्दी बहुत पड़ रही है, पहले जम जाता है, एक छितर लगना है तो फिर सुन्न हो जानी, फिर तुम्हें कहना है मतलब लग भी रहा हो क्या गया है। तो लेकिन जो वाकई तरक्की करने के राज हैं इंडिया के, वो हमें यहाँ हो रहे हैं कि उनके सारे इदारे जो उनको ड्यूटीज जो उनके फ़राइज़ हैं वो बड़े आसान तरीके से लिमिट्स में रह के कर रहे हैं। और उसके अपोजिट जो हमारा मुल्क है, ये आपके सामने है, क्योंकि तरक्की ऐसे नहीं होती, उसके लिए हर इदारे को मुकम्मल और प्रॉपर। यार आपको भाई इस्लाम लगता नहीं कि हमें अब अपना जो है ना इंडिया से देखना चाहिए यार किस तरह वो काम कर रहे हैं। हम इंडिया को उनसे कम से कम उनको कॉपी करके ही हम कुछ कर लें यार। हम इस काबिल भी नहीं, इंडिया को भी कॉपी नहीं कर सकते। यार वो चला कॉपी में तो पाकिस्तान बड़े माहिर हैं वैसे, चलो उनको इंडिया की कॉपी खुदारा कर लें यार। तो आप लेकिन असल में बात पता क्या, हमारे यहाँ कॉपी जो होती है ना वो उल्टी होती है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो हम उसके बिल्कुल उल्ट जाते हैं, बुरा कर रहे हैं। यार ये कॉपी भी खराब है फिर तुम्हारी। कमर चीमा की बातें बड़ी मजेदार थी, जो सारे ताड़। अच्छा, आलोक सर ने ये भी बड़ी जबरदस्त बात की, उसने कहा कि भाई बलूचिस्तान का जो इशू है ना, ये तो कश्मीर के इशू से भी पहले का चल रहा है। हाँ जी। तो उन्होंने एक बात ये बिल्कुल ठीक किया कि भाई आपने अटैक किया है कश्मीर पे और हमने उसका डिफेंड किया, उसका दिफा किया, डिफेंस में हमने अटैक किया, और आपने तो उधर बलूचिस्तान में डायरेक्ट अटैक किया हुआ। कहीं किसी हद तक बात बिल्कुल ठीक है आलोक सर की। असल में पता असलम भाई मसला क्या है? मसला ये है कि आप अगर तो आप इस खिते में तरक्की करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, या हकीकत में इस पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, तो फिर भी आपको अपने इदारों को सही करना होगा, जो कि हो नहीं सकते। हमारा इदारा एक गुंडा इदारा है, सभी तक बन चुके। उन्होंने जकड़ा हुआ पूरे के पूरे मुल्क को तकरीबन अपनी जाल में। और इंडिया जो है, इंडिया का आर्मी चीफ रिटायर होता है तो उसकी संपत्ति है। मुझे एक बात पे हैरानी होती है कि भाई जो पाकिस्तान का कानून है ना, पाकिस्तान का आइन है, इन पे लागू नहीं होता। रद्दी की टोकरी है उनके, इन पे लागू नहीं होता, उनका रद्दी की टोकरी है। और दूसरी बात है कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का कानून एक चकले पे बैठी हुई औरत के बराबर है। नहीं यार असलम भाई, आप इस तरह की बातें नहीं करें। नहीं भाई, हकीकत सही बात है। जो मर्जी पैसे देके नहीं कुछ भाई, हमारी बहन बेटियां भी देखती हैं इस वीडियोस को। चलो हम उनके बारे में तो कानून भाई हम कानून की बात कर रहे हैं, औरतों की बात नहीं कर रहे। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसे ही है भाई, पैसों से हर कोई खरीद सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ताकतवर का राज है, आम बंदे का राज नहीं है। आम बंदा तो पिस रहा है। सही बात है। मिलता नहीं वीडियो में नाटक था, तब तक दीजिए इजाजत।